हेलो, 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 हेलो एवरीवन। इस कॉन्सेप्ट क्रैश कोर्स के अंदर में अब हम लेकर के आ चुके हैं फिर से आपके लिए फिजिक्स पार्ट 2 का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो बच्चों को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा टफ लगता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सो इससे पहले हमने ऑलरेडी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट को खत्म कर लिया, सिर्फ और सिर्फ 4 लेक्चर के अंदर में। मैक्स टू मैक्स वो लेक्चर आपका 2 घंटे का हुआ होगा, पूरा कंबाइन करेंगे तो चारों लेक्चर को। तो उस चैप्टर को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। एंड देन अगेन, जो चैप्टर बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है, पता नहीं क्यों टफ लगता है, बट इसके कॉन्सेप्ट्स उन्हें याद नहीं रहते, चीज़ें भूल जाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सो अब हम लेकर के आ चुके हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर में अब लेक्चर्स। सो मैं हूं प्रमोद, वेलकम टू एल्विन एजुकेशन। चलिए, कॉपी निकालिए, हेडिंग लगाइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसके अंदर सबसे पहला हम टॉपिक करेंगे आपका फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लगाइए हेडिंग, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक इंडक्शन। बेटा थोड़े देर ध्यान सुनोगे तो आपको मैं बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये पर्टिकुलर लॉ असलियत में जब तक चैप्टर खत्म नहीं होता तब तक आपको चलते रहता है। इज वेरी फंडामेंटल लॉ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसके स्टेटमेंट्स को समझते हैं एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये समझते हैं। ठीक है, याद रखिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस लॉ को अगर आप याद रखोगे तो आगे जाने वाले सभी के सभी टॉपिक्स, जो भी टॉपिक्स आएंगे, वो सारे टॉपिक्स आपके इसी पर्टिकुलर लॉ पे सॉल्व होने वाले हैं। ठीक है, सो सबसे पहला इसका लॉ होता है कि whenever there is change in magnetic flux, whenever there is change in magnetic flux, whenever there is change in change in magnetic flux, magnetic flux, then there is an induced emf in a coil। ध्यान से, क्या बोला? जब भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, बेटा क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड इनटू में एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इज वेक्टर, एरिया इज आल्सो वेक्टर। अब दो वेक्टर का ऐसा मल्टीप्लाई कि आंसर आपका स्केलर आ जाए, इसका मतलब यह है उन दोनों वेक्टर के बीच में स्केलर मल्टीपल हुआ होगा, डॉट प्रोडक्ट हुआ होगा। सो अगर इसको आप करते हो सिंप्लीफाई तो आपको मिलता है मैग्नेटिक फील्ड बी इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा बिटवीन बी एंड ए। अब ध्यान से देखिए, क्या बोला है ऊपर में स्टेटमेंट? वेन एवर देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर में चेंज कैसे कैसे लाया जा सकता है? सबसे पहला, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके लाया जा सकता है। सेकंड, एरिया वेक्टर को चेंज करके लाया जा सकता है कि वैल्यू ऑफ एरिया बदल दो आप, या फिर एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज कर दो आप। अगर इन तीनों क्वांटिटी में से कोई भी एक क्वांटिटी आपकी चेंज होगी तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज हो जाएगा, और जब भी आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा। सो दिस इज द फर्स्ट फर्स्ट लॉ। इस लॉ को हम बोलते हैं क्वालिटेटिव लॉ। ध्यान से सुनिए, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्वालिटेटिव लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इट इज क्वालिटेटिव लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देन सेकेंड लॉ इसका क्या है? सेकेंड लॉ, ध्यान से देखोगे तो फर्स्ट लॉ ने हमें ये बताया कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस ईएमएफ आएगा, बट कितना इंड्यूस ईएमएफ आएगा ये आपको फर्स्ट लॉ नहीं बताता। तो सेकेंड लॉ बताएगा आपको कि कितना अमाउंट आने वाला है। तो अब आपको थोड़ी सी हिंट मिल चुकी है कि सेकेंड लॉ आपका अब ये क्वांटिटेटिव लॉ होगा, क्वांटिटी बताएगा कितना इंड्यूस ईएमएफ आने वाला है। सो सबसे पहले इसका स्टेटमेंट लिखते हैं। तो इसका स्टेटमेंट, द अमाउंट ऑफ द अमाउंट ऑफ induced EMF, induced EMF is directly proportional to the, directly proportional, proportional to the rate of change of
रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स। क्या मतलब इसका? जितने रेट से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उतना ही ज़्यादा ईएमएफ आएगा। क्या मतलब है? अगर एक कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में ऐसे-ऐसे मरे जैसा घुमाया जाए, मतलब घुमा रहे हैं, तो जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो भी बहुत धीरे-धीरे आएगा, बहुत छोटा-सा आएगा। बट अगर यही कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे-ऐसे घुमाया जाए, तो आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स इंड्यूस ईएमएफ रहेगा वो बहुत तेज़ आएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज बहुत ज़्यादा हाई है। क्या मतलब है? इंड्यूस ईएमएफ is directly proportional to the d phi by dt. This particular law does not talk about the direction of induced EMF or direction of current, इसीलिए magnitude of rate of change of magnetic flux लिया जाता है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। नाउ ये फॉर्मूला आपका, अगर हम यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल को रिमूव करेंगे, तो हमें मिलेगा एक कांस्टेंट, एंड दैट कांस्टेंट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ अ कॉइल। So E will be equal to N into d phi by dt, d phi by dt। अब ये फॉर्मूला आप बेटा न्यूमेरिकल्स में तब लगाना जब आपको phi एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया जाएगा। क्या मतलब है? एग्जांपल दूं तो आपको मान लीजिए phi दिया हुआ है 2t² प्लस 3t प्लस 1, ऐसा अगर कुछ phi दिया हुआ है, तो लगाएंगे ये फॉर्मूला, करेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आपको मिल जाएगा डी फाई बाई डी टी, आपको मिल जाएगा इंड्यूस ईएमएफ। तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं इंस्टंटेनियस इंस्टंटेनियस टेनियस चेंज के लिए। दिस इज फॉर द इंस्टंटेनियस चेंज। नाउ इफ चेंज इज फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम, आपको उसने बोला कि इन टाइम 5 सेकेंड, इन 0 टू 4 सेकेंड, तब लगाएंगे आप एवरेज का फॉर्मूला। इंस्टंटेनियस चेंज आपको बोलेगा एट टाइम, तो एट बोलेगा तो लगाना है इंस्टंटेनियस। अगर वो बोलता है इन टाइम टी, इन टाइम टी, अगर इन टाइम टी बोला तो आप यूज करेंगे एवरेज वैल्यू, एंड एवरेज वैल्यू हमेशा डिफाइन करेंगे हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल के टर्म्स में। तो आपको मिलेगा सेम फॉर्मूला रहेगा, सिर्फ जहां पर डी है वहां हो जाएगा आपका डेल्टा, तो नंबर ऑफ टर्न्स डेल्टा फाइव बाय डेल्टा टी, और डेल्टा फाइव विल बी फाइनल माइनस इनिशियल। कर पाएंगे अच्छे से? तो ये हुआ आपका सबसे पहला वेरी इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, विच इज फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। चलिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करके रखिए, एग्जाम के अंदर में 1 मार्क्स का स्टेटमेंट भी आ सकता है, ठीक है? तो इसे अच्छे से करो प्रिपेयर। देन हमें इस इंड्यूस ईएमएफ का या फिर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या है, ये भी निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डायरेक्शन के बारे में फैराडेज ने कुछ नहीं बताया। वैसे ये एक्सपेरिमेंट फैराडे और हेनरी ने किया था, 2 कॉइल को एक के सामने एक रख के, जिसमें एक कॉइल में करंट बढ़ाया, तो दूसरी कॉइल में आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स आया अलग से, ठीक है? वो आपको आगे बताएँगे। बट अभी यहाँ पर अब हम सीखेंगे व्हाट इज़ योर लेंज़ लॉ। हेडिंग लगाइए, लेंज़ लॉ। लेंज़ लॉ। अब लेंज़ लॉ बताता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर इंड्यूस्ड करंट। इट गिव्स इट गिव्स डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ ईएमएफ इन अ कॉइल। हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ के बदले इंड्यूस्ड करंट बोलना चाहिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इंड्यूस्ड करंट इन अ कॉइल, ये करंट का डायरेक्शन होता है, वोल्टेज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है? चलिए ध्यान से समझते हैं। सो लेंज ने क्या बोला, बहुत ध्यान से समझिएगा। लेंज ने बोला कि जो भी आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा, वो ऐसी डायरेक्शन में होगा जो तो कि ये चाहेगा जिसने इसको पैदा किया उसी को अपोज करना। फिर से बोलता हूँ, इंड्यूस ईएमएफ ऐसी डायरेक्शन में आएगा या फिर इंड्यूस करंट ऐसी डायरेक्शन में फ्लो होगा कि ये उसी को मारना चाहेगा जिसने इसे पैदा किया। फिर से बोलता हूँ एग्जाम्पल के साथ में। अब मान लीजिए एक कॉइल यहाँ पर रखी हुई है और ये रखी है एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ये मान लो क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ बढ़ रही है। अगर ये अंदर की तरफ बढ़ रही है तो आपका फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है।
अगर फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे ने बोला व्हेनेवर देयर इज चेंज देन देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा तो करंट फ्लो करेगा क्योंकि कॉइल क्लोज है। तो क्लोज कॉइल में डायरेक्शन क्या रहेगा करंट का, ये निकालना है। तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ ध्यान से। मैं क्या बोलता हूँ, जो भी चेंज हो रहा है वो कॉइल को पसंद नहीं है। क्या बोलूँ? क्या बोल रहा हूँ? जो भी चेंज हो रहा है वो कॉइल को पसंद नहीं है। तो वो पसंद जो उसे पसंद नहीं है उसे अपोज़ करेगा। तो ध्यान से देखो, क्या अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है? हाँ, बढ़ रहा है। ये बढ़ना कॉइल को पसंद नहीं है, तो ये बढ़ने को वो घटा देगा, बढ़ने को घटा देगा। जब घटाएगा तो आपको करंट मिलेगा कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस्ड करंट घूमेगा इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज में। नहीं समझ में आया होगा आप लोग को? मुझे पता है समझ में नहीं आएगा। एक और एग्जांपल देख तब समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 2 देखो। मान लीजिए कि ये है आपका डॉट मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से। इस डॉट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में ये एक लूप रखा हुआ है। इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको बाहर की तरफ घटाया जा रहा है। क्या बोला? बाहर की तरफ घटाया जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो बता, क्या मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ कम हो रही है? हाँ, कम हो रही है। क्या ये कम होना लूप को पसंद है? नहीं पसंद है। तो ये कम होना लूप को पसंद नहीं है, तो वो बढ़ा देगा और बढ़ाने के लिए उसको सेम डायरेक्शन में करंट देना पड़ेगा, मतलब इंड्यूस में देना पड़ेगा। उसके लिए करंट घूमना पड़ेगा किधर साइड पे? अगेन एंटी क्लॉकवाइज। ये मिला आपको फिर से इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन स्मॉल आई इक्वल्स टू एंटी क्लॉकवाइज। आई होप अब समझ में आया होगा। क्या बोला? जो भी चेंज होगा, चेंज बढ़ेगा तो बढ़ने नहीं दूंगा, घटा दूंगा, घटेगा तो घटने नहीं दूंगा, बढ़ा दूंगा। जो भी चेंज होगा वो चेंज नहीं होने दूंगा। चलिए, तो फिर अब इसका देखते हैं स्टेटमेंट। क्या है इसका स्टेटमेंट? स्टेटमेंट है इसका द इंड्यूस्ड करंट, द इंड्यूस्ड करंट will flow in such a direction, such a direction that it will try, it will try to oppose, to oppose the cause which has produced it, produced it। क्या है? इंड्यूस्ड करंट एक ऐसी डायरेक्शन में फ्लो करेगा कि ये उसी को अपोज करना चाहेगा जिसने इसे पैदा किया है। ठीक है, ध्यान समझ के रखिए इसको। देन नाउ नेक्स्ट, अगर आपको ये दोनों स्टेटमेंट कंबाइन करते हो तो आपको मिलता है फैराडेज का सेकेंड लॉ। सो ऑन कंबाइनिंग, ऑन कंबाइनिंग, कंबाइनिंग बोथ लॉज, आपको मिलता है इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला माइनस एन डी फाई बाय डी टी। दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट लॉ। ये अगर आपको याद रहेगा आगे काम हो जाएगा। जनरली हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड तो ज़्यादा तकलीफ नहीं जाएगी, बट फिर भी इसे अगर ध्यान रखते हो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है यहाँ तक? चलिए, तो अब हम करेंगे सबसे पहला टॉपिक इस पर्टिकुलर लॉ को यूज़ करके, जिसका नाम है डेरिवेशन फॉर द मोशनल ईएमएफ, डेरिवेशन फॉर द मोशनल ईएमएफ। चलिए, आगे करवाने से पहले आपको बता दूं इसके बेस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो जनरली आपसे ये बोला जाएगा कि किसी एक रॉड को, किसी एक वायर को एक मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू ऐसे मूव किया जा रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू इसको मूव किया जाएगा तो इस वायर के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। दैट पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू द मोशनल ईएमएफ, एंड वो मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला आएगा आपका बीवीएल। ठीक है? सो एग्जाम में ऐसे रॉड को मैग्नेटिक फील्ड से मूव करने वाले बस बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा एक और क्वेश्चन बहुत फेमस है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, वो है आपका एरोप्लेन के विंग्स। कि एरोप्लेन के विंग्स का आपको स्पैन दिया जाएगा, स्पैन मतलब लेंथ, लेंथ दिया जाएगा और बोलेगा ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है। अगर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करेगा कुछ वेलोसिटी के साथ में, तो इस विंग के दोनों टिप्स पे कितना आएगा आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो वो क्वेश्चन भी आपका बीवीएल से ही सॉल्व होता है। तो अब उसका फॉर्मूला कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए। तो हेडिंग लगाइए सभी जन,
derivation for the induced EMF in a moving wire, induced EMF in a moving wire, और derivation for the motional EMF. चलिए देखते हैं. सो क्या करना है, हमें करना है कंसिडर यहाँ पर एक वायर फ्रेम. आप थ्योरी जो बताऊंगा वो लिखना है. लेट अस कंसिडर अ वायर फ्रेम ए बी सी डी in which wire PQ, wire PQ is a moving wire, is a moving wire with a velocity v. The whole wire frame system is placed in a uniform magnetic field, uniform magnetic field of magnetic field strength B as shown in the figure. अब let's suppose the length of the wire is L, the length of the wire is L. ये हो गया लेंथ ऑफ द वायर L. सेकेंड, मान लीजिए यहां से इस वायर की पोजीशन है आपकी x. सो इफ यू विल मूव दिस वायर विथ अ वेलोसिटी v, देन धीरे धीरे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर का ये जो क्लोज लूप है जिसे मैंने रेड से हैच किया हुआ है, ये आपका एरिया बढ़ता हुआ दिखाई देगा. अगर एरिया बढ़ेगा बेटा, तो बताओ एरिया के बढ़ने से क्या मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा? हाँ बिल्कुल चेंज होगा. सो द मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी गिवन एज B dot A, where B dot A is B into A into cos of theta. Now you see, क्या मैग्नेटिक फील्ड बेटा अंदर की तरफ है? जी हाँ अंदर की तरफ है. और क्या एरिया वेक्टर परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता है? तो एक तो इस लूप के लिए बाहर लेगो, या फिर आउटवर्ड मीन्स सरफेस के अंदर भी हो सकता है. लूप के लिए तो बाहर ही निकल रहा है, आउटवर्ड ही है लूप के लिए. सो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, ये भी अंदर, तो आपको मिलेगा अंदर की तरफ एंगल 0, बाहर लोगे तो आपको मिलेगा एंगल 180. कॉस 0 1 होता है, कॉस -1 होता है, बट अल्टीमेटली हमें करना है मैग्नीट्यूड, तो कोई फर्क नहीं पड़ता. सो आपको मिलेगा यहाँ पर फाई इक्वल टू बी इंटू ए. हम यहाँ पे मान रहे हैं 0, तो कॉस 0 विल बी 1. नाउ टेल मी बेटा व्हाट इज एरिया? एरिया इज L इंटू एक्स. सो बी इंटू एल इंटू एक्स. लेट सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1. नाउ बाय यूजिंग Faraday's Faraday's law of electromagnetic induction, you will get induced EMF is equal to d phi by dt. d phi by dt. यहाँ एक वायर है तो नंबर ऑफ टर्न्स विल टेक इट एज 1. तो यहाँ करेंगे फाई को पुट, तो आपको मिलेगा E इक्वल्स टू डी बाई डी टी इंटू बी इंटू एल इंटू एक्स. तो बताओ क्या बी कांस्टेंट है? हाँ कांस्टेंट है. क्या लेंथ ऑफ द वायर चेंज नहीं हो रहा है? नहीं चेंज हो रहा है, बाहर आ जाएगा. तो आपको मिलेगा यहाँ पर E इक्वल्स टू बी आ गया बाहर, एल आ गया बाहर, ये हो गया डी एक्स बाई डी टी. ना यू टेल मी व्हाट इज डी एक्स बाई डी टी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. तो क्या डिस्प्लेसमेंट मीन्स वेलोसिटी. सो आपको मिलेगा E इक्वल्स टू बी एल वी. अब इसे मैं आपको करवाऊंगा याद एक तरीके से. इसे लिखना है बी वी एल. This BVL refers for bawal. BVL is bawal. क्या है ये? E इक्वल्स टू BVL बवाल. BVL बवाल. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला आपका आया BVL. बहुत ही आसान क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आता है. तो आप इस फॉर्मूले को लगाओगे, सब कुछ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड देगा, वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन देगा, लेंथ ऑफ द विंग स्पैन देगा, सब कुछ पुट करोगे, आपका आंसर एक झटके में निकल जाएगा. ई है इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसका आपका आंसर होगा वोल्ट के अंदर में. यूनिट मत भूलिएगा, यूनिट के ऊपर आधे मार्क्स कट जाएंगे अदरवाइज. ठीक है यहाँ तक समझ में आ रहा है? बढ़िया. तो ये हुआ आपका फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, एंड ये हुआ उसके बेस पे सबसे पहला डेरिवेशन जिसका नाम है मोशनल ईएमएफ का. तो अब इसे क्लीन करेंगे मोशनल ईएमएफ के ही बेस पे. अब आपके और दो लॉज है जिसके अंदर में, मतलब दो लॉ नहीं, दो प्रूफ है आपके, और जिसके अंदर हम ये निकालते हैं कि किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से अगर किसी एक लूप को खींचा जा रहा है तो कितना पावर लगेगा, या फिर कितना इंड्यूस एनर्जी हमें स्पेंड करना पड़ेगा. ठीक है, इसे क्लीन करते हैं, क्लीन करते हैं आगे टॉपिक.
चलिए सुनाओ, पुट अ हेडिंग, पावर रिक्वायर्ड टू पुल अ लूप थ्रू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। चलिए, ये है बेटा एक मैग्नेटिक फील्ड, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, डॉट भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया आपका एक क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड हुज फील्ड स्ट्रेंथ इज बी। इसके अंदर से एक लूप को इस तरीके से पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। ये हो गया एक फोर्स इसको खींच रहे हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, जैसे जैसे आपको यहाँ पर लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे आप इधर इसको इधर खींचोगे तो वैसे वैसे इसका एरिया बढ़ता जाएगा। एरिया बढ़ेगा तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा। सही है। सो एफ फोर्स से खींच रहे हैं या फिर वेलोसिटी वी दिया खींचने के लिए। तो टेल मी, क्या ये जो रॉड है, इसमें 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 क्या ये दोनों रॉड में आपके फोर्स रहेंगे इक्वल एंड अपोजिट? हाँ। क्या इस पे लगेगा सिर्फ आपका एक फोर्स? तो चाहो तो पावर का फॉर्मूला आप फोर्स से भी निकाल सकते हो। आपको मैं अभी अभी सिखाया बीवीएल, तो हम करेंगे उससे डेरिवेशन। ठीक है। चलिए, मान के चलिए कि ये है आपका एक्स, जो आपका पार्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। मान लीजिए ये है आपका लेंथ एल, लेंथ ऑफ द लूप। तो जैसे जैसे हम उसको अंदर खींचते जाएंगे वैसे वैसे आपका एक्स वैल्यू बढ़ता जाएगा। एक्स का वैल्यू बढ़ना मतलब कि रेट ऑफ चेंज होगा, आपको मिलेगा वेलोसिटी वहां से वी। करते हैं। सो द मैग्नेटिक फ्लक्स एट एनी इंस्टेंट टी इज गिवन एज बी इंटू में ए। अगेन सेम कहानी, एरिया आपका एंगल जीरो होगा, कॉस जीरो वन हो जाएगा। एरिया इज पी इंटू एल इंटू एक्स, ये मिल गया फाई। सो इंड्यूस ईएमएफ इज डी फाई बाई डी टी। ये हो गया आपका बाय द फैराडेज लॉ। ये हो गया ई इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी में डी बाई डी टी ऑफ बी हो गया, एल हो गया, एक्स हो गया। बी और एल को ले लेंगे बेटा बाहर, क्या आएगा बताओ? बी इंटू एल डी एक्स बाई डी टी। ये हो गया आपका वेलोसिटी, ये हो गया बी एल वी या फिर बी वी एल। ठीक है यहाँ तक? बढ़िया। चलो, ये मान लीजिए इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। नाउ टेल मी, अगर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ मिल चुका है तो क्या हम निकाल सकते हैं करंट का आंसर? लेट लेट आई बी द करंट फ्लोइंग फ्लोइंग इन अ लूप। ये पूरा एक लूप है, क्लोज लूप है, तो क्लोज लूप रहेगा तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आएगा तो करंट फ्लो करेगा, कंफर्म बात है। तो दैट करंट आई बाय ओहम्स लॉ, बाय ओहम्स लॉ हमें पता है फॉर्मूला होता है V इक्वल्स टू आई आर, वेयर आई इज करंट एंड आर इज रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर V के बदले हम लिख रहे हैं E, I के बदले लिख रहे हैं स्मॉल आई इंड्यूस ईएमएफ एंड R के बदले R। बढ़िया। सो नाउ यू हैव करंट एज E अपॉन R एंड E आपने बेटा निकाल के रखा हुआ है, क्या निकाला हुआ है? बी वी एल बवाल अपॉन में R। ये हो गया आपका इंड्यूस्ड करंट। नाउ व्हाट इज पावर? द पावर required to pull this loop through magnetic field against induced current is, क्या होगा? द पावर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज गिवन एज P इक्वल टू आई स्क्वायर आर। आई की वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है तो आप लिखेंगे यहाँ पर बी वी एल का होल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। एक आर से एक आर कैंसल, पावर का मिला फॉर्मूला बी वी एल का स्क्वायर बवाल स्क्वायर अपॉन आर। पावर इज बवाल स्क्वायर अपॉन आर। ये दूसरा डेरिवेशन है। सिर्फ लिखना क्या है थ्योरी में, जितनी चीजें आप डायग्राम से रिलेट कर पाओ और जितनी चीजें आपको समझ में आ रही है भाई इसको ऐसे मूव किया, ये आपका पार्ट अंदर गया, इसको नामकरण कर दोगे थोड़ा बहुत, बस उतनी ही चीजें आपको लिखनी है थ्योरी के अंदर। बच्चों को बहुत तकलीफ होती है, थ्योरी क्या लिखे समझ में नहीं आता है। बेटा जितना डायग्राम से रिलेट कर पाओ सिर्फ उतना लिखो, ज्यादा वैसे ही पढ़ोगे तो भूल जाओगे।
तो कोई मतलब नहीं है। रिलेट एवरीथिंग एंड देन डू राइट ऑल दोज पार्ट्स जो आपने रिलेट किया अच्छे से। है क्लैरिटी यहाँ तक? बढ़िया। तो ये हुआ आपका पावर का डेरिवेशन। देन अब इसके अंदर में इसके आगे के जो टॉपिक्स है वो भी आपके फैराडेज लॉ से ही होंगे रिलेट, जैसे हमने यहाँ पर दोनों डेरिवेशन फैराडेज लॉ को ही करके किया रिलेट। सो यहाँ तक का पार्ट अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्लास के अंदर में हम देखेंगे क्या होता है आपका सेल्फ इंडक्टेंस एंड आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस, एंड सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के अंदर का क्या होता है रिलेशन। सो तब तक के लिए इन सभी लेक्चर्स को अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए प्रॉपरली, इन सभी चीज़ों को जो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं उसको रिवाइज करते रहिए, एंड देन मिलते हैं हम सब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में जहां पर देखेंगे सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। ठीक है? सो कीप स्टडिंग, स्टे मोटिवेटेड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।